वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग मगध एम्पायर का बारे पढ़ रहे थे, और मगध एम्पायर के पढ़ने के क्रम में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर के ऊपर। इससे पहले की क्लासों में हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदा वंश के बारे पढ़े थे। आज का टॉपिक हम लोग का मौर्यन एम्पायर के ऊपर रहेगा। यहाँ पर दो मैप लगा हुआ है। एक मैप है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का, और एक मैप है अशोक द ग्रेट का टाइम का। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम का जो मैप है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं वो लगभग आधे इंडिया पर कब्जा कर लेते हैं, उनका कंप्लीट राज रहता है। और ये ब्लू से जो दिख रहा है आपको, ये सब एरिया में उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सब एरिया में। लेकिन ये जो आपको येलो एरिया में दिख रहा है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कम्प्लीटली राज रहता है, और उनकी कैपिटल रहती है पाटलिपुत्र। और ये एरिया जो रहता है ये अफगानिस्तान का एरिया रहता है। यहाँ आप कंबोज देख सकते हैं, गंधार देख सकते हैं। ये सब एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जंग होती है जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, और उनके बीच संधि होती है, और संधि के थ्रू उनको ये सब एरिया मिलता है, गंधार मिलता है, कंबोज मिलता है, यहाँ आर्या मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्यूसिड एम्पायर का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेल्यूसिड एम्पायर का जो बॉर्डर का जो मेन राजा रहते हैं उनका नाम रहता है सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर जो रहते हैं वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक सेनापति रहते हैं। और पोरस जो राजा रहते हैं वो इसी एरिया में रहते हैं, उनका जंग होता है, यही एरिया में जंग लड़ाई होता है। और इस लड़ाई में पोरस हार जाते हैं और अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत जाते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट पोरस की वीरता को देखते हुए पोरस को जीता हुआ साम्राज्य वापस कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उसी क्रम में अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं वो सेल्यूकस निकेटर को इस एरिया में एक गवर्नर के रूप में छोड़ देते हैं, और बाद में वही सेल्यूकस निकेटर सेल्यूसिड एम्पायर को फॉर्म करते हैं। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से 320 बीसी में लगभग उनका लड़ाई होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, और जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को ये सब एरिया संधि के थ्रू मिलती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पूरा यहाँ बे ऑफ बंगाल से लेके पूरा यहाँ अफगानिस्तान तक, इतना बड़ा रीजन तक चंद्रगुप्त मौर्य का रहता है मौर्य वंश। और वही वंश बाद में अशोका द ग्रेट पूरा लगभग समझ जाइए 90% इंडिया अफगानिस्तान का क्षेत्र में फैला देते हैं अशोका द ग्रेट। इतना बड़े रीजन में अशोका द ग्रेट का एम्पायर बन जाता है। अशोका के द ग्रेट की सबसे बड़ी जो वॉर होती है, उनकी लाइफ में बस एक ही लड़ाई लड़ते हैं वो, और उनका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन लड़ाई रहता है वो रहता है कलिंगा का लड़ाई, जो मॉडर्न डे ओडिशा है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कलिंग जो एरिया है, ये एरिया जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर नहीं था बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का इन्फ्लुएंस था लेकिन उनके साम्राज्य के अंदर नहीं था। और यही कलिंगा बाद में जाकर अशोका ने लड़ाई करके जीत लेते हैं और लगभग पूरे एरिया में जीत जाते हैं अशोका द ग्रेट में। यहाँ पर ये सब एरिया जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था राज। यहाँ पर चोलास थे, पांड्यास थे, ये लोगों का राज था। और बाद में अशोका के टाइम में भी यहाँ पर चोलास पांड्यास का राज रहता है, केरला एरिया में रहता है, तमिलनाडु में रहता है। इस एरिया को, साउथ इंडिया के एरिया को ना अशोका जीत पाते हैं ना ही चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाते हैं, लेकिन दोनों का यहाँ पर रहता है इन्फ्लुएंस रहता है, अशोका का भी रहता है और चंद्रगुप्त मौर्य का भी इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये मैप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का कितना बड़ा राज रहता है। और यहाँ पर रेड रेड से जो दिख रहा है श्रवण बेलगोला, यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जाके भद्रबाहु के साथ जाकर यहीं पर श्रवण बेलगोला ही में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। इसलिए श्रवण बेलगोला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी तो इसका आंसर होगा श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। तो दो मैप हम लोग देख चुके हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है और एक अशोका के टाइम का है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों कितना बड़ा एम्पायर था। और अशोका को द ग्रेट अशोका क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े एरिया पर राज कर रहे थे। इसी क्रम में चलते हैं हम लोग अब पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है।
तो क्या वो अशोका है, क्या वो बिंदुसार है, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य है, क्या वो बृहदत्त है? तो बृहदत्त को हमेशा याद रखिएगा, बृहदत्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। बृहदत्त जो रहते हैं वो लास्ट रूलर रहते हैं। अशोका जो रहते हैं, अशोका ग्रेटेस्ट रूलर रहते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया एज वेल एज द मौर्यन एम्पायर। बिंदुसार जो रहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के सन रहते हैं, बेटा रहता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही थ्रू मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, और स्थापना जो करते हैं उसको लगभग 321 बीसी या 320 बीसी में नंदा वंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और नंद वंश के जो आखिरी समय के जो राजा रहते हैं जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं, उसका नाम धनानंद रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से धनानंद को हराते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य किससे हेल्प लेते थे? क्या वो विष्णुगुप्त थे, क्या वो कौटिल्य थे, क्या वो चाणक्य थे, या ऑल ऑफ द अबव? ऊपर जितने लोग हैं वो सब के बारे हैं, वो सब मार्गदर्शक थे चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तीन अलग अलग लोग नहीं हैं, बल्कि ये तीनों एक ही आदमी का नाम है, वन पर्सन। चाणक्य जो रहते हैं उन्हीं का नाम कौटिल्य भी रहता है और विष्णुगुप्त भी रहता है। तो क्वेश्चन का आंसर था ऑल ऑफ द अबव। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हु वाज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त भी होंगे, कौटिल्य भी होंगे, चाणक्य भी होंगे, क्योंकि ये तीनों जो है वो एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है। चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और रणनीतिक कार थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं, उनके जो गुरु रहते हैं उनका नाम रहता है चाणक्य, और चाणक्य का ही नाम रहता है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चाणक्य के कितने नाम थे, तो चाणक्य के टोटल 3 नाम थे। सबसे पहला विष्णुगुप्त, सेकंड में कौटिल्य और थर्ड में चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच डायनेस्टी डिड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने मौर्य वंश की स्थापना करते हैं 321 बीसी में, तो किसी ना किसी वंश को तो हरा कर आते ही है वो। और हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो नंदा डायनेस्टी को हराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि नंदा वंश के कौन से राजा को चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है धनानंद। धनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य हराकर नंदा वंश को उखाड़ फेंकते हैं और अपने मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और कब हराते हैं? तो यह हराते हैं 321 बीसी में। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र एक किताब रहता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि राइटर कौन है अर्थशास्त्र के? क्या वो मेगास्थनीज है, क्या वो कौटिल्य है, क्या वो बाणभट्ट है, क्या वो कालिदास है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो रहते हैं उनका नाम रहता है कौटिल्य। और कौटिल्य का 3 नाम में भी अब तुरंत हम लोगों ने पढ़ा। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता। तो अगर यहाँ पर कौटिल्य की जगह चाणक्य ऑप्शन रहता तो तब भी हम लोग चाणक्य पर ही टिक करते, क्योंकि वो एक ही आदमी का नाम है, चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य ब्रैकेट में देखिए चाणक्य लिख दिया है, कहीं जान रहा है, कंफ्यूजन होता है इन नामों में, तो दोनों एक ही आदमी का नाम है। यहाँ पर ब्रैकेट में विष्णुगुप्त भी रहना चाहिए था। ये तीनों नाम एक ही आदमी का है, विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, तीनों एक आदमी का नाम है। तो वही चीज लिख रहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर अधिकृत ग्रंथ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो किताब लिखा जाता है उसका नाम रहता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के राइटर रहते हैं कौटिल्य या चाणक्य।
और अर्थशास्त्र जो रहता है वो कौन कौन सब्जेक्ट के बारे में डील करता है, तो वो बात करता है अर्थशास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में और प्रशासन के बारे में। अर्थशास्त्र वॉज अ बुक रिटन ऑन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक से डील किया जाता है, तो इसका आंसर होगा राजनीति, प्रशासन और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौटिल्य या चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो रहती है वो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल रहती है, और स्टार्टिंग में इसका नाम पाटिलग्राम रहता है। पाटिलग्राम रहता है और ये गंगा और सोन नदी के संगम पर बनती है। गंगा एंड सोन रिवर, गंगा और सोन नदी जहां पर मिलती हैं वहीं पर पाटिलग्राम एक स्टार्टिंग में किला रहता है, किला के रूप में बनाया जाता है। बाद में वहां पर डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद वो पाटिलग्राम पाटलिपुत्र में बन जाता है। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और अंतिम समय तक जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहता है वो पाटलिपुत्र ही रहता है, जो कि आज प्रेजेंट डे में पटना में स्थित है। स्टार्टिंग में पाटलिपुत्र का क्या नाम रहता है, तो स्टार्टिंग में पाटलिपुत्र का नाम रहता है पाटिलग्राम, और वो किन दो नदियों के बीच बना हुआ है, तो वो गंगा और सोन नदी के बीच में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन थे, तो यूनानी राजदूत जो रहते हैं वो कौन रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, क्या वो सेल्यूकस निकेटर रहते हैं, क्या वो मेगास्थनीज रहते हैं, क्या वो प्लिनी रहते हैं, क्या वो हेरोडोटस रहते हैं, तो हेरोडोटस तो नहीं रहेंगे क्योंकि हेरोडोटस तो बहुत पहले का आदमी है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, और सेल्यूकस निकेटर जो रहते हैं ये तो राजा रहते हैं। किंग ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर, सेल्यूसिड एम्पायर जो रहता है, जो हम लोग देखे थे अभी तुरंत मैप में, अफगानिस्तान के क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र में जो राजा रहते हैं वो सेल्यूसिड एम्पायर रहता है, और उसके राजा रहते हैं सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहता है मेगास्थनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और सेल्यूकस निकेटर का जो राजा था, जो राज्य था उसका क्या नाम था, तो सेल्यूकस निकेटर का जो राज्य था उसका नाम सेल्यूसिड एम्पायर था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए ग्रीक राजदूत थे, यूनानी राजदूत थे। कौन थे, मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने किसके कोर्ट में भेजा था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द मेन बुक रिटन बाय मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तक कौन सी थी, तो सेल्यूकस निकेटर ने जो मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर मेगास्थनीज ने बहुत सारी किताबों को लिखा था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेन बुक जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है उसके राइटिंग्स का वो कौन सा है, क्या वो इंडिका है, क्या वो अर्थशास्त्र है, क्या वो राजतरंगिणी है, क्या वो मनुस्मृति है। तो अर्थशास्त्र तो नहीं होगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखी जाती है उसका नाम रहता है इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य साम्राज्य, प्रशासन और संस्कृति के विस्तृत विवरण मिलता है। और किताब जो लिखा था मेगास्थनीज ने इंडिका, तो इंडिका में कौन कौन से टॉपिक पर लिखा था, क्या क्या उसमें बताया गया था, तो उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया था, उसका प्रशासन के बारे में बताया गया था और संस्कृति के बारे में बताया गया था कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे उस टाइम इंडिया का संस्कृति क्या था, क्या प्रशासन था और मौर्य साम्राज्य कैसे बना, सबसे पहले राजा कौन हुए, पूरा डिटेल वे में लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक का नाम है इंडिका। और इंडिका को किसने लिखा, तो इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा। और मेगास्थनीज किसके गवर्नर थे, तो सेल्यूकस निकेटर के गवर्नर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य एज द रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बनता है? क्या वो अशोका बनता है, क्या वो बिंदुसार बनता है, क्या वो बृहदत्त बनता है, क्या वो दशरथ बनता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो साम्राज्य को संभालता है उस वो रहते हैं बिंदुसार। बिंदुसार जो रहते हैं, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र रहते हैं बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य को जो संभालते हैं उनका नाम रहता है बिंदुसार। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे, और 297 से लेकर 273 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का शासक थे। तो डेट याद रखिए, कब से कब तक थे? 297 से लेकर 273 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे रहते हैं बिंदुसार, वो मौर्य वंश के राजा रहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का डेट अगर पूछेगा आपसे तो उसका डेट है चंद्रगुप्त मौर्य का वो 320 या 21 से लेके 297, ये है चंद्रगुप्त मौर्य का डेट, और ये यहाँ पर आपका डेट लिखा हुआ है बिंदुसारा का डेट। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट से क्वेश्चन आता है तो डेट याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का क्या नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम है बिंदुसार। और बिंदुसार मौर्य वंश पर कब से कब तक राज करते हैं? तो 297 से लेकर 273 बीसी तक राज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मैप में हम लोग जो देखे थे उसमें कुछ कुछ पार्ट मौर्य साम्राज्य में के अंडर नहीं आता था। तो अब हम ऑप्शन के थ्रू देखना है कि वो पार्ट दिया हुआ है ऑप्शन में कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के अंदर नहीं आता था। तो सबसे पहला आ गया बंगाल। तो बंगाल तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आता था। कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, वहाँ जाकर खुद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है वहाँ। तमिलनाडु का भी कुछ क्षेत्र आता था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है कश्मीर एक भी पार्ट कश्मीर का उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में नहीं आता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था, जो हम लोग मैप देखे थे, उसमें कश्मीर का एक भी पार्ट मौर्य साम्राज्य के अंदर नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो कश्मीर है वो मौर्य साम्राज्य के अंदर नहीं आता था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधिकांश भारत पर शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य रहता है उसमें अधिकांश मतलब मैक्सिमम इंडिया का पार्ट जो रहता है वो शामिल था। लेकिन कश्मीर को बाद में अशोका ने जोड़ा था। लेकिन कश्मीर जो रहता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंदर नहीं आता है, और कश्मीर को बाद में अशोका ने अपने एम्पायर मौर्य साम्राज्य मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज बिंदुसारा सक्सेसर। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी रहता है वो रहता है अशोक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। सबसे पहले मौर्य वंश के शासक कौन बनते हैं? तो सबसे पहले और संस्थापक जो रहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा बनते हैं, बिंदुसारा के बाद अशोक बनते हैं। ये तीन तो हम लोग को याद रखना ही रखना है। इसके बाद भी हम लोग को एक और याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। सबसे आखिर में मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बनता है? तो सबसे आखिरी में जो मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है वो बनता है बृहदत्त, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन रहता है? बृहदत्त रहता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है, उसका नाम रहता है बृहदत्त। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन रहते हैं? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम रहता है बिंदुसारा, और बिंदुसारा के पुत्र का नाम रहता है अशोका। अशोका के कुछ बुक में आता है कि अशोका के टोटल 101 भाई थे, और 101 भाई को मारकर मतलब 100 भाई को अशोका मारकर खुद गद्दी पर बैठता है। मतलब बुद्धिज्म को अपनाने से पहले अशोक एक बहुत ही भयानक राजा था। उसका बुद्धिस्ट लिटरेचर में अशोक का नाम आता है, चंड अशोक के नाम से आता है।
चंड अशोक के नाम से आता है, और चंड अशोक में जो चंड वर्ड है इसका मतलब होता है शैतान, मतलब इसका मतलब है डीमन। तो मतलब 100 भाई को मारता है, फिर कलिंग वॉर में 1 लाख लोग को मारता है, उसके बाद अशोक का हृदय चेंज हो जाता है, उसके बाद अशोक बुद्धिज़्म को फॉलो करके अहिंसा के रास्ता पर चलता है। तो बुद्धिज़्म को फॉलो करने से पहले अशोका 101 भाई को मारकर, मतलब अपने 101 मतलब 100 भाई को मारकर गद्दी पर बैठता है, और कलिंग वॉर में लगभग 1 लाख को मार के अशोक गद्दी पर मतलब राज करता है, कलिंगा को जीत जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि बिंदुसार का सक्सेसर कौन था, बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका आंसर होगा अशोका, ऑप्शन नंबर बी। अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के शासक बनता है। तो डेट भी याद रखिएगा, कब से अशोक राजा बनता है, तो 273 बीसी से, 273 बीसी से अशोका मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है, और अशोका अपने 100 भाई को मारकर गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोका फेमस वॉर। अशोका के सबसे जो अशोका का जो लड़ाई होता है उसमें सबसे फेमस लड़ाई जो होता है, सबसे प्रसिद्ध जो लड़ाई करता है अशोका जो लड़ता है, वो कौन सा लड़ाई लगता है। बेसिकली अशोका अपने पूरी ज़िंदगी में बस एक ही लड़ाई लड़ता है, एक ही वॉर लड़ता है, वो वॉर रहता है उसका नाम रहता है कलिंग वॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध। अशोका अपनी ज़िंदगी में बस एक ही लड़ाई लड़ता है, कलिंग वॉर, और उस लड़ाई में अशोका इतने लोग को मार देता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन के बाद वो बुद्धिज्म को अपना के अहिंसा के रास्ते पर चल जाता है। उसके बाद अशोका एक भी लड़ाई नहीं लड़ता है, और साम्राज्य का जितना भी खजाना रहता है वो आम लोगों में लुटा देता है, जिसके कारण बाद में बहुत दिक्कत होता है और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। अशोक ने कलिंग वॉर कब लड़ता है अशोक, तो 261 ईसा पूर्व में लड़ता है अशोक। और कलिंग जो जगह है वो आज मॉडर्न डे में किस नाम से फेमस है, तो कलिंग जो जगह है वो आज के डेट में उड़ीसा के क्षेत्र पर है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा, जिसमें भारी विनाश हुआ और बहुत ही खतरनाक इसमें लड़ाई लड़ता है अशोक। 1 लाख लोग को मार देता है, पूरा उड़ीसा को पूरा खून खून कर देता है। और इस लड़ाई के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन के बाद अशोका बुद्धिज्म को अपना लेता है, और इसने बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रेरित कर देता है। और कलिंग वॉर जो रहता है उसके बाद ही तुरंत ही अशोका जो रहता है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो कलिंग वॉर कब हुआ था, तो कलिंग वॉर 261 बीसी में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मॉडर्न डे ओडिशा में हुआ था। और इसी लड़ाई के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन के बाद अशोका बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आफ्टर द कलिंगा वॉर विच रिलीजन डिड अशोका अडॉप्ट। कलिंग युद्ध के बाद अशोका कौन सा धर्म अपना लेता है। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किया, कलिंग युद्ध के बाद अशोका जो रहता है वो बुद्धिज्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलिंग युद्ध में विनाश, कलिंग युद्ध के विनाश ने अशोक को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। कलिंग युद्ध में इतना भयानक विनाश होता है कि अशोक प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होने के बाद उन्हें शांति और अहिंसा के लिए बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और कलिंग युद्ध के बाद जो देखता है कि इतने सारे लोगों को हम मार दिए, मारने का हमको क्या फ़ायदा पहुंचा, हमको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा, सिर्फ हमको थोड़ा सा ज़मीन मिला है, जगह मिला है। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका दिल पूरा बेचैन हो जाता है, और उसको शांति मिलती है बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद और अहिंसा के रास्ते पे चलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोका बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। अशोका का जो प्रिंसिपल था उसका क्या नाम था। अशोक के बौद्ध सिद्धांतों का क्या क्या कहा जाता था। क्या वो धम्म था, क्या वो कर्म था, क्या वो अहिंसा था, क्या वो संघ था। तो अशोका के जो सिद्धांत थे, बौद्ध सिद्धांत थे, उसको अशोक धम्म कहता था, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोका का धम्म बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित नैतिक और आचारित संहिता है। तो अशोका का जो धर्म है वो बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित है। अशोका का जो धर्म फॉलो करता है, अशोका जो धर्म को पूरा फैलाता है, पूरा इंडिया में अहिंसा को फैलाता है, वो किसके शिक्षा पर आधारित है, तो वो बौद्ध शिक्षाओं के शिक्षा पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछा था कि अशोका के बौद्ध सिद्धांतों का क्या कहा जाता है, तो अशोका के बौद्ध सिद्धांतों को धम्म कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर अशोकाज इंस्क्रिप्शन मेनली रिटन ऑन। अशोका के शिलालेख मुख्य रूप से किस पर लिखे गए थे। तो अशोका के जो शिलालेख रहते हैं वो मुख्यतः रॉक्स एंड पिलर, चट्टानों और स्तंभों पर लिखे रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोका के टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स थे एंड अशोका के जो पिलर पाए गए थे, जो पिलर में जो स्तंभों में जो ऐसा लिखाते थे वो लगभग 5 मिले हैं, 5 पिलर एडिक्ट्स। और ये 14 और 5 पिलर एडिक्ट्स जो रहते हैं वो पूरा इंडिया में फैला रहता है। अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल का पूरा बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है और नीचे पूरा कर्नाटका से लेकर पूरा ऊपर कश्मीर तक फैला हुआ है अशोका के रॉक एडिक्ट्स और 5 पिलर्स जो रहते हैं। अशोक के शिलालेख चट्टानों और स्तंभों पर उत्कृत किए गए थे। तो अशोका के जो शिलालेख रहते हैं और शिलालेख चट्टानों पर लिखे गए थे और स्तंभों पर लिखे गए थे ताकि उनको संदेश पूरे साम्राज्य में फैलाया जा सके। तो अशोका का जो संदेश था, जो कलिंग वॉर के बाद अशोका जो बुद्धिज्म को अपना लेता है, तो अहिंसा और बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का जो संदेश रहता है वो अशोका रॉक्स और पिलर्स एडिक्ट्स में लिखा देता है। और लिखाने का उसका मेन रीज़न रहता है कि उसका जो संदेश है वो पूरे इंडिया में, उसके पूरा साम्राज्य में फैल जाए। तो इसीलिए अशोक रॉक एडिक्ट्स लिखवाता था और पिलर एडिक्ट्स लिखवाता था कि उसका जो भी मैसेज है वो पूरा उसके साम्राज्य में फैल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूनिफाई मोस्ट इंडिया अंडर द वन एम्पायर। भारत को एक साम्राज्य के रूप में एकीकृत करने वाला पहला शासक कौन था। तो क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, क्या वो अशोका होगा, क्या वो हर्ष होगा, क्या वो कनिष्क होगा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। क्या ये क्वेश्चन है पूछ रहा है फर्स्ट रूलर टू यूनिफाई मोस्ट इंडिया अंडर वन एम्पायर, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एकीकृत करने वाला पहला शासक कौन था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहला शासक कौन था। तो पहला शासक जो एकीकृत करते हैं वो रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यूनिफाई जो करते हैं पूरे इंडिया को वो रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 80% इंडिया को यूनिफाई कर रहे थे। लेकिन ऑप्शन में अशोका भी है, तो अशोका जो रहते हैं वो लगभग 90% एरिया को यूनिफाई कर लेते हैं, खाली नीचे का कुछ पार्ट को यूनिफाई नहीं कर पाते हैं अशोका। जो ये पार्ट है, तो इस पार्ट में मतलब कुछ पार्ट है यहाँ पे केरला तमिलनाडु का जो पार्ट है उसको यूनिफाई नहीं करने पाते अपने एम्पायर में। लेकिन अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में 80%, अशोका से भी कम साम्राज्य रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट रूलर टू यूनिफाई मोस्ट इंडिया अंडर वन एम्पायर, एक साम्राज्य के रूप में एकीकृत करने वाला पहला शासक कौन था। तो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर इसमें क्वेश्चन रहता है, अगर फर्स्ट रूलर का जगह खाली रूलर पूछ देता कि हु वॉज द रूलर टू यूनिफाई इंडिया मोस्ट अंडर वन एम्पायर, तो इसका आंसर होता अशोका। क्योंकि अशोका के समय इंडिया का 90% एरिया एक साम्राज्य के अंदर आता था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 70 से 80% एरिया जो है, लैंड एरिया जो है, वो मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट रूलर, तो फर्स्ट रूलर में तो चंद्रगुप्त मौर्य ही होंगे। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत आंसर को में टिक नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को गलती हुआ होगा कि फर्स्ट रूलर यहाँ पर पूछ दिया। आदमी लोग तुरंत अशोका को देखता था, अशोका को टिक मार देता। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट रूलर टू यूनिफाई मोस्ट इंडिया अंडर वन एम्पायर, मतलब पूछ रहा है कि पहला राजा कौन था जो इंडिया का मैक्सिमम पार्ट को एक साम्राज्य के अंदर मिलाया था। तो मिलाने वाले जो पहले राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी। मौर्य साम्राज्य में आर्थिक जो इकोनॉमी के लिए जो सबसे मेन एक्टिविटी क्या था। क्या वो एग्रीकल्चर था, क्या वो ट्रेड था, क्या वो हैंडीक्राफ्ट था, माइनिंग था, कृषि था, व्यापार था, हस्तशिल्प था या खनन था। तो सबसे मेन एक्टिविटी जो था इकोनॉमी के लिए, मुख्य आर्थिक गतिविधि थी, वो थी एग्रीकल्चर, कृषि था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज के टाइम में भी इंडिया का सबसे मेन जो आर्थिक के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कृषि ही है, एग्रीकल्चर ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर हो जाएगा। कृषि मौर्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। जो कृषि जो रहती है वो मौर्य साम्राज्य के टाइम में मौर्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहती है, जबकि इंडिया का मॉडर्न डे में भी कृषि जो है, एग्रीकल्चर है, वो इंडिया का इकोनॉमी का रीढ़ है, सबसे मेन पार्ट है। और भूमि कर मुख्य आय स्रोत था। और टैक्स जो लगता था, लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू लगता था, वो इनकम का जो टैक्स सिस्टम का सबसे मेन
सबसे मेन एरिया था वहाँ पर लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के थ्रू सबसे ज़्यादा पैसा आता था, और सबसे ज़्यादा टैक्स जो वसूला जाता था एग्रीकल्चर पे, वो पैदावार का 1/6 था मौर्य साम्राज्य में। 1/6 टैक्स परसेंटेज लिया जाता था, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जितना होता था उसका 1/6% टैक्स लिया जाता था। और पैसा का जो स्रोत रहता है मौर्य साम्राज्य के अर्थव्यवस्था का, वो सबसे मेन जो रहता है वो भूमि कर रहता है, लैंड रेवेन्यू रहता है। लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही सबसे ज़्यादा पैसा आता था, टैक्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के आधिकारिक भाषा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य के समय में जो भाषा यूज की जाती थी उस भाषा का नाम है प्राकृतिक लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा जो भाषा इस्तेमाल किया जाता था मौर्य साम्राज्य के समय में, वो प्राकृतिक भाषा को इस्तेमाल किया जाता था। तो प्राकृतिक प्रशासन की सामान्य भाषा थी। तो प्राकृतिक लैंग्वेज जो रहता है वो प्रशासन का सामान्य भाषा रहता है। जितने भी प्रशासन जो रहते हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, वो प्राकृतिक लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे। और इसे आधिकारिक शिलालेखों में प्रयोग किया जाता था, और आधिकारिक शिलालेख जो रहते थे उसमें भी प्राकृतिक लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता था। अशोका के भी जो एडिक्ट्स रहते हैं, रॉक एडिक्ट्स रहते हैं, उसमें भी प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जबकि ब्राह्मणी ब्राह्मणी और रोमन लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। लिपि अलग अलग रहता था, लेकिन लैंग्वेज जो रहता था वो प्राकृतिक लैंग्वेज ही रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच रिवर वॉज लाइफ लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कौन सी नदी मौर्य साम्राज्य की जीवन रेखा थी? मौर्य साम्राज्य की जीवन रेखा जो थी वो कौन सी नदी थी? क्या वो गंगा थी, क्या वो यमुना थी, क्या वो गोदावरी थी, क्या वो इंडस थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो लाइफ लाइन थी, रिवर जो जीवन रेखा थी, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा रिवर जो रहता है वो मौर्य साम्राज्य का जीवन रेखा रहता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो सबसे मेन जो पार्ट रहता है पाटलिपुत्र, वो खुद गंगा नदी के किनारे बनता है। कैपिटल जो रहता है पाटलिपुत्र, वो खुद गंगा नदी के किनारे रहता है। इसलिए गंगा नदी जो रहती है वो मौर्य साम्राज्य की जीवन रेखा रहती है। गंगा नदी मौर्य साम्राज्य के लिए कृषि, व्यापार और परिवहन में महत्वपूर्ण थी। तो ट्रेड जो होता था पहले के ज़माने में वो लैंड के थ्रू नहीं होता था, लैंड के थ्रू भी होता था, लेकिन बहुत कम लोग लैंड के थ्रू ट्रेड को करते थे। ज़्यादातर लोग नदी के रास्ते ही से ट्रेड करते हैं। और गंगा हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया का बहुत सबसे बड़ा रिवर है। तो गंगा के लिए व्यापार करने में यूज़ करते थे, और गंगा का पानी से कृषि करने में बहुत ही हेल्प हो जाता था। और परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए गंगा रिवर का इस्तेमाल किया जाता था। तो गंगा रिवर का तीन इस्तेमाल करते थे मौर्य साम्राज्य के लोग। सबसे पहले कृषि में इस्तेमाल करते थे, फसल में पानी पटाने के लिए गंगा रिवर से पानी लेकर पानी पटा देते थे। और व्यापार के लिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था व्यापार के लिए, तो वो गंगा रिवर के ही थ्रू होता था, और गंगा नदी के सहायक नदियों के थ्रू होता था। और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लोग जो मौर्य साम्राज्य के लोग जो रहते थे वो गंगा नदी का ही इस्तेमाल करते थे। इसलिए गंगा नदी को मौर्य साम्राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ समहर्ता इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य प्रशासन में समहर्ता की भूमिका क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य में समहर्ता जो रहता है एक एक डिपार्टमेंट रहता है। उसका क्या काम रहता है? क्या वो टैक्स कलेक्शन करता है, क्या वो मिलिट्री कमांडर रहता है, क्या वो जुडिशियल ऑफिसर रहता है, क्या वो डिप्लोमेट रहता है, राजनीतिक रहता है, न्यायिक अधिकारी रहता है, सैन्य कमांडर रहता है, या कर संग्रह रहता है? तो समहर्ता जो रहता है उसका काम रहता है टैक्स कलेक्शन का। समहर्ता का काम रहता है टैक्स कलेक्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर संग्रह। कर संग्रह के लिए जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार था उसका नाम रहता है समहर्ता। समहर्ता का जो काम रहता है वो उसका एक ही काम रहता है, बस टैक्स कलेक्शन उनका काम रहता है। और टैक्स कलेक्शन कितना था? वो था जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है उसका 1/6 रहता है। तो समहर्ता कर संग्रह और वित्तीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। जितना भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता था, वित्तीय प्रशासन जो रहता है उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो उसके लिए समहर्ता जिम्मेदार रहता है। तो समहर्ता का काम क्या रहता है? टैक्स कलेक्शन का काम रहता है, कर संग्रह का काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर।
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक रहता है उसका नाम रहता है बृहदर्थ। ऑप्शन नंबर बी। बृहदर्थ को पुष्यमित्र शुंग रहते हैं, वो मौर्य साम्राज्य के कमांडर रहते हैं पुष्यमित्र शुंग। लेकिन बृहदर्थ जो रहता है वो बहुत ही वीक राजा रहता है, और मौका को देखकर पुष्यमित्र शुंग जो रहते हैं वो बृहदर्थ को मौर्य साम्राज्य की कुर्सी से उखाड़ के फेंक देते हैं और अपने एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम रहता है शुंग वंश। तो बृहदत्त मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे जिन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। और पुष्यमित्र शुंग जो रहते हैं मौर्य साम्राज्य के सेनापति रहते हैं, बृहदत्त के सेनापति रहते हैं, और वो मौका देखकर बृहदत्त को मार देते हैं और मारने के बाद एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम रहता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना कौन करते हैं? तो शुंग वंश की स्थापना करते हैं पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग जो रहते हैं वो बृहदत्त के सेनापति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच डायनेस्टी रिप्लेस द मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के बाद किस वंश ने शासन किया? तो अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो शासक करते हैं वो रहता है शुंगा डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश। शुंग वंश के स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद की थी। तो पुष्यमित्र शुंग जो रहते हैं वो बृहदत्त की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद अपने शुंग वंश की शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। और इसके संस्थापक कौन रहते हैं शुंगा डायनेस्टी के? तो शुंगा डायनेस्टी के संस्थापक रहते हैं पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? अभी तुरंत डिस्कस किया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो पहले मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे, तो पुष्यमित्र शुंग अपने वंश जो शुंगा वंश के संस्थापक रहते हैं उसकी स्थापना करने से पहले पुष्यमित्र शुंग का क्या कार्य रहता है? तो उनका काम रहता है कि वो बृहदत्त के राज्य में, मौर्य साम्राज्य के राज्य में एक सेनापति के रूप में थे वो। अब बाद में वो बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन? मौर्य साम्राज्य की पतन का क्या कैसे हुआ था? मौर्य साम्राज्य जो डिक्लाइन किया था उसका पतन हुआ था, वो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था? तो क्या वो वीक रूलर की वजह से हुआ था? क्या वो इन्वेजन की वजह से हुआ था, आक्रमण की वजह से हुआ था? क्या वो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था, आर्थिक पतन हुआ था? क्या वो ऑल ऑफ द अबव था? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कारणों की वजह से कमज़ोर शासक का आना, आक्रमण होना, बाहरी आक्रमण होना और आर्थिक पतन होना, इन सब कारणों से मौर्य साम्राज्य की डिक्लाइन हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। आर्थिक कारण जो रहता है, आर्थिक पतन जो रहता है वो अशोका के समय से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अशोका ने अपने पूरे खजाने को लोगों में बांट दिया था। अहिंसा के रास्ते पर जो चलना स्टार्ट किया था अशोका ने, तो वो पैसा वैसा का मोह माया से ख़त्म हो गया था, और जितना भी पैसा था वो कल्याणकारी, अपने कल्याणकारी कार्य के लिए फेमस हो गया था अशोका। और उसके कल्याणकारी कार्य में एक चीज़ बहुत ही फेमस था कि वो उसका जितना भी संपत्ति था वो अपने लोगों में बांट देता था। अशोका जो रहता है वो अपनी सारी संपत्ति को लोगों में बांट देता है, मौर्य साम्राज्य के खजाना को लोगों में बांट देता है एक अच्छा राजा बनने के लिए। तो इकोनॉमिक डिक्लाइन वैसे हो जाता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इन्वेजन हो जाता है, क्योंकि वीक रूलर आते हैं तो बाहरी आदमी लोग जो रहते हैं, सेल्यूसिड एम्पायर जो रहता है उसके राजा जो उस समय के रहते हैं वो देखते हैं कि अब मौर्य साम्राज्य उतना मजबूत नहीं रहता, हम लोग आक्रमण करके मौर्य साम्राज्य को जीत सकते हैं। और इंटरनली भी मौर्य साम्राज्य के ऊपर आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था। एग्जाम्पल हम लोग पुष्यमित्र शुंग का ले सकते हैं जो खुद सेनापति रहता है मौर्य साम्राज्य का, और मौका देख के वो बृहदत्त को मार देता है, क्योंकि एक बृहदत्त एक बहुत ही वीक सक्सेसर रहता है, एक बहुत ही वीक रूलर रहता है, कमज़ोर शासक रहता है। और मौका देख कर पुष्यमित्र शुंग जो रहता है वो बृहदत्त को मारकर अपना शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का पतन कमज़ोर शासकों, वित्तीय संकट और विदेशी आक्रमण के कारणों से हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का शासन जो खत्म हुआ था वो इन सब कारणों की वजह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ग्रीक रूलर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हराया था, जो शासक था ग्रीक शासक, उसका नाम रहता है सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर जो रहता है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का सेनापति रहता है। ये सेल्यूकस निकेटर जो रहता है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का सेनापति रहता है।
और सेल्यूकस निकेटर और अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो जंग होती है वो लगभग 305 बीसी में होती है, 305 ईसा पूर्व में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और हारने के बाद कुछ समय के बाद एक संधि होती है। संधि में तीन चीज़ होता है मेन। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है, संधि में का एक पार्ट रहता है। दूसरा पार्ट रहता है कि सेल्यूकस निकेटर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ क्षेत्र जैसे ये गंधार हो गया, कम्बोज हो गया, ये सब एरिया सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। और सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का कैथरीन नाम रहता है, उसका शादी करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो तीन संधि होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और संधि कब होता है? 305 बीसी में होता है। और 305 बीसी में ही चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई होती है। ये 305 बीसी या 304 बीसी है, दोनों डेट आता है, लेकिन लड़ाई का जो डेट है वो तो कंफर्म है, 305 बीसी में लड़ाई होती है। और लड़ाई को कौन जीतता है? तो लड़ाई को जीतता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य विनर रहता है। और ये लड़ाई कब होती है? 305 बीसी में होती है। तीन संधि होती है। तीन संधि में क्या क्या है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट में देता है। 500 हाथी गिफ्ट में देता है, सबसे पहले संधि का हिस्सा रहता है। दूसरा क्या आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को लैंड एरिया मिलता है। और लैंड एरिया कहाँ कहाँ का मिलता है? तो लैंड एरिया अफगानिस्तान और बलूचिस्तान एरिया का मिलता है। और तीसरा जो रहता है वो मैरिज रहता है। मैरिज होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की बेटी कैथरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य प्रशासन का मुख्य शिल्पकार कौन है? तो मौर्य साम्राज्य का जो मुख्य शिल्पकार रहते हैं उनका नाम रहता है चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को तैयार किया और अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र जो बुक रहता है वो बेसिकली जो रहता है वो पॉलिटी के ऊपर ही रहता है। मौर्य साम्राज्य का जो पॉलिटी कैसा रहता है उसी के ऊपर रहता है अर्थशास्त्र बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज अशोका सिंबल फॉर बुद्धिज्म? अशोका का जो सिंबल रहता है, अशोक के बौद्ध धर्म की प्रतीक क्या है? तो अशोका का जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं 261 ईसा पूर्व कलिंग वॉर के बाद, तो उसका प्रतीक, अशोका का जो प्रतीक रहता है बौद्ध धर्म में, वो क्या रहता है? क्या वो लायन कैपिटल रहता है, सिंह स्तंभ रहता है, क्या वो कमल रहता है, क्या वो चक्र व्हील रहता है, क्या वो बोधि ट्री रहता है? तो अशोका का जो रहता है बौद्ध धर्म का प्रतीक रहता है, उसका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, लायन कैपिटल, लायन सिंह, लायन स्तंभ, लायन पिलर। तो सारनाथ में स्थित अशोका का सिंह स्तंभ बाद में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो लायन स्तंभ जो रहता है, ये लायन कैपिटल जो रहता है वो कहाँ रहता है? तो वो सारनाथ में रहता है। और बाद में आज़ादी के बाद यही जो लायन कैपिटल जो रहता है, सिंह स्तंभ रहता है, वो भारत का प्रतीक चिन्ह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोका चक्र? अशोक चक्र का क्या महत्व है? क्या वो इट रिप्रेजेंट पीस एंड प्रोग्रेस या शांति और प्रगति का प्रतीक है? क्या ये सैन्य शक्ति का प्रतीक है? क्या ये कृषि का प्रतीक है? क्या ये राजशाही का प्रतीक है, राजशाही को दर्शाता है? तो अशोका का जो अशोका चक्र रहता है वो रहता है शांति और प्रगति का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय ध्वज पर स्थित अशोका चक्र, अशोक चक्र जो है इंडिया के मैप में है। मैप के जो सेंटर में जो चक्र बना हुआ है वो अशोका चक्र ही रहता है। और अशोका चक्र जो रहता है वो क्या चीज़ को सिंबलाइज करता है, क्या चीज़ का प्रतीक है? तो अशोका चक्र जो है वो शांति और प्रगति का प्रतीक है। तो यही चीज़ दिख रहा है कि भारतीय ध्वज पर स्थित अशोका चक्र गति और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है, धर्मनिष्ठा का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि वेयर डिड अशोका सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्प्रेड बुद्धिज्म। अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को कहाँ भेजा था। तो अशोका के दो बेटा, एक बेटा और एक बेटी रहती है। बेटा का नाम महेंद्र रहता है और बेटी का नाम संघमित्रा रहता है। तो अशोक जो रहते हैं वो अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अशोक अपने बेटा और बेटी को कहाँ भेजते हैं, तो श्रीलंका भेजते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अशोका के पुत्र रहता है उसका नाम महेंद्र रहता है और बेटी रहती है उसका नाम रहता है संघमित्रा, को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। तो अशोका अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजते हैं, तो कहाँ, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और अशोका के बेटा का क्या नाम है, तो अशोका के बेटा का नाम महेंद्र है और बेटी का क्या नाम है, तो बेटी का संघमित्रा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी रॉक एडिक्ट्स डिड अशोका इशू। अशोका के कितने शिलालेख जारी किए थे, तो अशोका ने 14 शिलालेख जारी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए 14 प्रमुख शिलालेख जारी किए थे। अशोका का जो धर्म रहता है उसके प्रचार के लिए अशोका ने 14 शिलालेख को डिस्ट्रीब्यूट किया था पूरे इंडिया में। अशोका का जो शिलालेख रहता है वो अफगानिस्तान में ही पाया जाता है, आपका पूरा साउथ इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है और वेस्ट इंडिया में पाया जाता है। पूरे इंडिया में पाया जाता है अशोका का शिलालेख। और अशोका के कितने शिलालेख थे, तो अशोका के 14 शिलालेख थे। विच मौर्यन रूलर इज नोन एज देवनामपिया और पियादसी। तो कौन सा मौर्य शासक जो रहता है वो देवनामप्रिया और पियादर्शी के नाम से जाना जाता है। तो अशोका जो रहते हैं वो अपने आप को देवनामपिया और प्रियदर्शी के नाम से अपने स्तंभों में लिखते हैं। और देवनामपिया का मतलब क्या होता है, देवनामपिया का मतलब होता है बिलवेड ऑफ गॉड। देवनामपिया का मतलब होता है देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी का मतलब होता है दयालु दृष्टि वाला। प्रियदर्शी का मतलब होता है वन हु लुक्स विद काइंडनेस, काइंडनेस के थ्रू, जो दया के थ्रू जो लोगों को देखता है, अपने साम्राज्य के लोगों को देखता है। तो अशोका जो धर्म अपनाता है बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो फेमस हो जाता है बौद्ध ग्रंथों में। किस नाम से फेमस होता है, तो वो फेमस होता है प्रियदर्शी और देवनामपिया के नाम से। प्रियदर्शी का मतलब होता है दयालु दृष्टि से देखने वाला, दयालु नज़र से देखने वाला। और देवनामपिया का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, बिलेवेड ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, कौन सा ग्रीक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ये चीज़। जो जो राजदूत आता है, ग्रीक राजदूत आता है, यूनानी राजदूत आता है, उसका नाम रहता है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो रहता है वो सेल्यूकस निकेटर का गवर्नर रहता है। और मेगास्थनीज का जो एक बुक है बहुत फेमस है, उस बुक का नाम रहता है इंडिका। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर इंडिका नामक पुस्तक को लिखता है। और इंडिका में पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में एक अच्छा वे में एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस साम्राज्य का एक राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का जो साम्राज्य रहता है, सेल्यूसिड एम्पायर, उसका एक राजदूत रहता है। कौन रहता है, मेगास्थनीज रहता है, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जो कि इंडिका नामक बुक लिखता है। कौन लिखता है इंडिका नामक किताब को, तो मेगास्थनीज लिखता है। और मेगास्थनीज जो रहता है वो किसका राजदूत रहता है, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहता है, जिसमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। जिसमें जो सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज जो बुक लिखता है इंडिका, उसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसमें हम लोग मौर्य का प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और मौर्य का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो पूरा डिटेल में मिलता है। किस बुक में मिलता है, तो वो इंडिका में मिलता है। और इंडिका को किसने लिखा, तो इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी रहती है वो पाटलिपुत्र रहती है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, जो आज के डेट में जो पटना क्षेत्र है, वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहती है और प्रशासनिक केंद्र रहता है। कौन सा जगह रहता है, तो वो रहता है, उस जगह का नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है आज के डेट में, तो पाटलिपुत्र जो है वो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द फादर ऑफ अशोका। अशोका के पिता का क्या नाम था।
क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या वो बिंदुसार थे, क्या वो बृहदत्त थे, क्या वो दशरथ थे? तो अशोका के जो पिता रहते हैं उसका नाम बिंदुसार रहता है। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के पिता क्या नाम है, तो बिंदुसार के पिता जो रहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। अशोका के पितर बिंदुसार, बिंदुसार के पितर चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका बिंदुसार का पुत्र था। अशोका जो रहता है वो बिंदुसार का पुत्र रहता है, जो मौर्य वंश का दूसरा शासक रहता है। बिंदुसार जो रहते हैं वो मौर्य वंश के सेकंड शासक रहते हैं। मौर्य वंश का पहला शासक कौन है? तो मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। और संस्थापक कौन है? तो खुद चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश के संस्थापक भी है। वॉट इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त मौर्यज रेन? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन करता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका मुख्य स्रोत क्या है? क्या वो अर्थशास्त्र है, क्या वो इंडिका है, क्या वो महाभारत है, क्या वो रामायण है? तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका जो रहता है, जिसका राइटर रहते हैं मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा है। और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में पूरी मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इंडिका के जो राइटर है उसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका को लिखी गई थी, जो मौर्य प्रशासन और साम्राज्य के विस्तृत रूप में विवरण देती है। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तृत रूप से विवरण देने वाला जो किताब है वो उसका नाम रहता है इंडिका। और इंडिका के राइटर कौन रहते हैं? तो इंडिका के राइटर रहते हैं मेगास्थनीज। हु इस्टेब्लिश द मौर्यन सीक्रेट स्पाई सिस्टम? मौर्य साम्राज्य की गुप्तचर प्रणाली किसने स्थापित की थी? तो मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और साम्राज्य में एक गुप्तचर विभाग भी रहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्तचर विभाग जो रहता है वो उसकी स्थापना किसने की थी? तो क्या वो अशोका करते हैं, क्या वो चाणक्य करते हैं, क्या वो बिंदुसार करते हैं, क्या वो मेगास्थनीज करते हैं? तो गुप्तचर विभाग जो प्रणाली रहती है उसकी स्थापना करने वाले जो रहते हैं, जो शख्स रहते हैं, उनका नाम रहता है चाणक्य। चाणक्य के द्वारा ही गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाती है। चाणक्य ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। गुप्तचर प्रणाली क्यों बनाया गया था? गुप्तचर प्रणाली इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज रहता है वो सेंट्रलाइज रेन रहता है। मतलब मौर्य साम्राज्य जो रहता है वो केंद्रीकृत शासित प्रदेश रहता है। और बहुत सारे राजा जो रहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य से खुश नहीं रहते। हो सकते हैं खुश नहीं रहे, तो मतलब लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से को क्षेत्र से चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र जीतने के लिए गुप्तचर विभाग जो रहता है वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देते रहता है। इसलिए अशोका कह रहे इसलिए चाणक्य ने गुप्तचर विभाग को बनाया था। और उसका इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। गुप्तचर विभाग का जो इम्पोर्टेंस रहता है वो बहुत रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिफोर बिकमिंग किंग? राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पेशा क्या था? क्या वो किसान थे, क्या वो सैनिक थे, क्या वो व्यापारी थे, क्या वो गणरीरा थे, क्या वो शेफर्ड थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो राजा बनने से पहले शेफर्ड रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने से पहले एक बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे, गांव में रहते थे और वो भेड़ को चराते थे। और उनके पिता बहुत ही नॉर्मल घर से रहते थे। मतलब वो कभी सोचे भी नहीं थे कि वो राजा बनेंगे। और कुछ कुछ बौद्ध ग्रंथों में तो ये भी हम लोग को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जाति रहता है वो शूद्र जाति रहता है। वो शूद्र जाति के रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और कुछ कुछ किताबों में हम लोग को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो क्षत्रिय परिवार से रहते हैं। इसका हम लोग को क्लियर हिस्ट्री में हम लोग को क्लियरेंस नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जाति क्या है। कोई किताब कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जाति जो रहता है वो शूद्र रहता है, और कुछ किताब कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय परिवार से रहते हैं। लेकिन राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही छोटे परिवार के एक सदस्य रहते हैं। और चाणक्य ने जब चाणक्य का धनानंद ने उसको बेइज्जत कर दिया था चाणक्य को, तो वो तक्षशिला के क्षेत्र में जा रहे थे। उसी क्षेत्र में जाने के समय चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से मिलते हैं पाटलिपुत्र के क्षेत्र में। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य में देखते हैं कि ये एक बहुत ही होनहार बच्चा है और इसको ट्रेन करने पर हम धनानंद को उसके साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी से खरीद लेते हैं चाणक्य। 1000 पर्ण 1000 पर्ण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं। और एक जो पर्ण यहाँ पे है वो मौर्य साम्राज्य का, मतलब धनानंद के साम्राज्य नंद वंश का एक क्या बोलते हैं
पैसा का नाम पण रहता है, और ये पण जो रहता है वो सिल्वर कॉइन रहता है। सिल्वर कॉइन रहता है, करेंसी रहता है पण। 1000 पण में चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी से चाणक्य खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद तक्षशिला ले जाते हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद धनानंद पर आक्रमण करके धनानंद को हरा देते हैं। पहले बार जो आक्रमण करते हैं वो जाकर डायरेक्ट कैपिटल ही में आक्रमण कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तो पहला बार में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की हार होती है, लेकिन बाद में वो साइड साइड एरिया को जीतते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो पूरा अटैक कर देते हैं डायरेक्ट आके कैपिटल में। फिर कैपिटल में अटैक करने के बाद धनानंद को मारकर वो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, और बाद में चाणक्य द्वारा उनको शिक्षित करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एजुकेशन दी, और एजुकेशन देने के बाद धनानंद पर आक्रमण किया, और धनानंद पर आक्रमण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो राजा बन जाते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो ये चीज़ को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि 1000 पण में चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी से चाणक्य ने खरीद लिया था। और पण क्या है, तो वो करेंसी है, मौर्य साम्राज्य की करेंसी है, और वो किस रूप में है, तो वो पंच मार्क सिल्वर कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज अशोका पॉलिसी आफ्टर कलिंगा वॉर। कलिंग युद्ध के बाद अशोका की नीति क्या थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कलिंग वॉर के बाद अशोका की जो नीति रहती है वो नॉन वायलेंस रहती है, अहिंसा रहती है। कलिंग वॉर का डेट याद रखिएगा कब होता है, तो 261 BC में होता है। कहाँ किसके किसके बीच में होता है, अशोका वर्सेस कलिंगा, और अशोका इसमें विनर रहते हैं। और इसी लड़ाई के बाद अशोका बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं, और बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद नॉन वायलेंस अहिंसा की नीति पर चलते हैं अशोका। तो युद्ध इतना भयानक होता है कि उसकी भयावहता को देखते हुए अशोका ने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। युद्ध में 1 लाख लोग लगभग मरते हैं, और इतना सारा खून को देखकर अशोका का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन के बाद अशोका बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं। और बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद वो नॉन वायलेंस और धम्मा की नीति को अपना कर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या थी। क्या वो सिल्वर कॉइन थी, क्या वो गोल्ड कॉइन थी, क्या वो पंचमार्क कॉइन्स थी, क्या वो कॉपर कॉइन थी। तो अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑफिशियल करेंसी जो मौर्यन एम्पायर की थी वो थी पंचमार्क कॉइन्स, 36 सिक्के। और इसमें भी रहता है कि कुछ कुछ जो पार्ट में चांदी के सिक्के भी पाए गए हैं, जिसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य खरीदते हैं वो 1000 पण देकर खरीदते हैं। और पण क्या था, तो पण जो था वो करेंसी था, चांदी के सिक्के को उस समय पण कहते थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑफिशियल करेंसी ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा थी तो वो थी पंचमार्क कॉइन्स। मौर्य अर्थव्यवस्था में चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के का उपयोग किया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में जो था चांदी और तांबे के सिक्के का उपयोग किया जाता था। लोकल लेवल में चांदी सिक्के का उपयोग किया जाता था, और हाईएस्ट लेवल में जाके सिल्वर कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच मौर्यन रूलर इज मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट एज अ क्रूएल किंग बिफोर कन्वर्जन। बौद्ध ग्रंथों में किस मौर्य शासक को धर्म परिवर्तन से पहले एक क्रूर राजा के रूप में वर्णित किया गया है। तो क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या वो बिंदुसार थे, क्या वो अशोका थे, क्या वो दशरथ थे। तो जो राजा थे जिनको बौद्ध ग्रंथ में एक क्रूर राजा के रूप में लिखा गया है तो वो थे अशोका। और अशोका को किस नाम से जाना गया था, तो अशोका को चंड अशोक के नाम से जाना गया था। चंड अशोका के नाम से जाना गया है, चंड अशोका के नाम से लिखा गया है। और चंड अशोका का मतलब होता है डीमन अशोक। शैतान अशोक, चंड अशोक का मतलब होता है डीमन अशोक। शैतान अशोक मतलब अशोक इतना क्रूर रहते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में अशोका को चंड अशोक के नाम से जाना गया है, डीमन अशोका के नाम से जाना गया है, शैतान अशोका के नाम से जाना गया है।
और बाद में जब बुद्धिज़्म अपना लेते हैं तो बुद्धिज़्म अपनाने के बाद अशोका को एक खुद से अशोका अपने अपने आप को देव नाम पिया और प्रियदर्शी के नाम से अपने शिलालेख में लिखवाते हैं अपना नाम। तो यही चीज़ लिखा है कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक को धर्म परिवर्तन से पहले एक क्रूर शासक के रूप में वर्णित किया गया है, और क्रूर शासक के रूप में वर्णित किया गया है तो उसके लिए नाम भी यूज़ किया गया है। तो उसमें जो नाम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं चंड अशोक, और चंड अशोक का मतलब क्या होता है, तो शैतान अशोक नाम होता है, इसका मतलब होता है चंड अशोक का मतलब। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट वन हम लोग मौर्यन एम्पायर को दो पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अगले क्लास में हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, या नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर में आप व्हाट्सअप करके क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।